नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं कुछ और ताज़ा इंपॉर्टेंट खबरों के साथ जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ा देगी और आपको जानकारी देगी जो भी दुनिया में गतिविधियां हो रही है उसके बारे में। ठीक है, तो अपने पेन एंड पेपर जो है संभाल लीजिए क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। तो आप लोगों का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। और हम लोग बात करने वाले हैं अभी करंट अफेयर्स की, वो भी विजन करंट अफेयर्स की। उसके तहत हम लोग जो बात करेंगे वो 18 और 19 मई की जो पार्ट 2 है डिस्कशन उसी का हो रहा है। ठीक है, पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेंगे, वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, चलिए। तो पहला टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट में एआई का असर, जिसमें 6000 कर्मियों को उन्होंने हटा दिया है। ठीक है, और कैसे जो एआई का इम्पैक्ट पड़ा है और कार्यशैली हमारी बदल गई है। तो आप लोगों को पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे काम करने के तरीकों को कितनी तेजी से बदल रहा है। ठीक है, इसका ताजा उदाहरण आप लोगों को अभी बता ही दिया मैंने कि 6000 लोगों को जो है हटा दिया है। कहाँ से? माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारी यानी वैश्विक कर्मचारी का जो उनका पूरा का पूरा कार्यबल है उसमें से 3% समझिए। ठीक है, अपने पूरे कार्यबल में से 3% लोगों को हटा दिया है नौकरी से। अब वो क्या कर रहा है, वो वैसे लेयर्स को हटा रहा है अपना जो मतलब एक तरह से समझिए ये निचला लेयर है, फिर ये उसके बाद का लेयर, फिर मैनेजमेंट का लेयर, फिर ऊपर टॉप मैनेजमेंट, फिर उसके बाद जो टॉप जो नीतिकार होते हैं, निर्णायक होते हैं वो लोग। तो एक तरह का पिरामिड बन जाता है। ठीक है, और उसमें से जो अनावश्यक लेयर होता है उसको हटाने का काम अभी किया गया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट अपने संगठन में बेवजह की जो परत है उसको हटाना चाहता है ताकि काम ज्यादा तेजी से और कुशलता से हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है लाभ उठाया है एआई। अब कोई बहुत ऐसे काम जो है, बहुत सारे ऐसे काम जो 10 लोग मिलकर कर सकते हैं उसको ठीक अकेला जो है एआई ही कर सकता है। तो 10 लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए उन 10 लोगों को हटा दिया गया है, जिससे कंपनियों को जो है कर्मचारियों की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, वैसे कर्मचारियों की, ठीक है, ज्यादा खर्च मतलब खर्च में भी कटौती हो जाएगी। ठीक, अब एआई कैसे जो है बदल रहा है कार्यस्थल को, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, परंपरागत रूप से क्या होता था, संगठन एक पिरामिड, जैसे मैंने पिरामिड आपको बताया, उस संरचना में काम करता था। निचले स्तर पर बहुत सारे कर्मचारी थे, बीच में मध्य आकार का प्रबंधक यानी मैनेजमेंट होता था, सबसे ऊपर जो है छोटा नेतृत्व होता था जो टॉप ऑर्डर नीतिकार होता था, निर्णायक होता था। यह संरचना जो है पर्यवेक्षण और नियंत्रण की परतों के साथ एक पदानुक्रम यानी एक तरह का पद का जो है वो सिस्टम बना रखा था, सिमेट्रिक आप कह सकते हैं। ठीक है, कि इस सबसे नीचे जो है एग्जीक्यूटिव होंगे, उसके ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के ऊपर एचओडी और वैसे फिर उसके बाद सीईओ है फलाना, यही सब। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर था। लेकिन अब एआई के आ जाने से क्या हुआ, संरचना बदल गया। अब जो संरचना है उसको आवर ग्लास स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, आवर ग्लास स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, इस व्यवस्था में एआई जो है धीरे धीरे समन्वय यानी जो भी मैनेजमेंट करना है, ठीक है, प्रबंधन करना है, उसमें जो निर्णय लेना है उसको संभाल रहा है। कौन? एआई संभाल रहा है। इससे जो शीर्ष नेतृत्व है वो रणनीति बना रहे हैं, इनोवेशन पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको ज्यादा आजादी मिल रही है। जो ज्ञान कर्मी है वो अपने काम को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। निचला स्तर जो है मानवीय भूमिकाओं और एआई उपकरणों के मिश्रण में विविधता लाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पिरामिड नुमा जो संरचना है उससे अब अलग होके क्या हो गया है, ग्लास हो गया, आवर ग्लास संरचना हो गया है। ठीक है, इस तरह का संरचना बनने लगा है। ठीक, मतलब ऊपर का काम अब ज्यादा हो गया है, नीचे का जो है थोड़ा कम हो गया है। ठीक, खैर, जिसको एआई संभाल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की संरचना जो है अब दिखा रहा है। तो एआई के युग में संगठन जैसे कि मतलब एआई संगठन जो है कैसे मूल्य पैदा करें, एआई के युग में ये हो रहा है। अब दक्षता पर्यवेक्षण की जगह लेती जो है वो एम्प्लॉय की जगह एआई ले रहा है। अब कोई भी निरीक्षण करना हो, रिसर्च करना हो, उसकी जगह भी एआई ले रहा है। रणनीति बनाना हो, कोई पारंपरिक नियंत्रण यानी कंट्रोल करना हो तंत्रों को, तो उसका भी जो है जगह कौन ले रहा है, एआई ले रहा है। यानी एआई अब हमारे काम करने का जो पूरा तरीका है उसको बदल दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इसरो को झटका, PSLV C61 EOS-09 मिशन जो है वो विफल हो गया है। यानी हमको झटका, देश को झटका। ठीक है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए दुखद खबर है। ठीक है, हमारा भरोसेमंद जो इसरो है PSLV C61 EOS-09 मिशन जो है विफल हो गया है। यह PSLV रॉकेट के तीसरे चरण की तकनीकी खराबी के कारण हुआ है। यह 63वां PSLV मिशन था। PSLV का इतिहास अगर देखें तो यह जानकर शायद आपको थोड़ा और सुकून मिलेगा कि अपनी पहली उड़ान से लेकर अब तक जो है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV जो है केवल 2 बार विफल हुआ है। पहली बार 1993 में हुआ था पहली उड़ान के टाइम, और दूसरी बार फिर 2017 में हुआ था। ठीक है,
2017 में। ठीक, PSLV C61 EOS-09 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ये सूर्य की कक्षा में जाके स्थापित होना था। ठीक है, जो सूर्य है उसका जो है इसको स्टडी करना था, अध्ययन करना था। उस कक्षा को क्या कहते हैं? SSPO कहते हैं। ठीक है, ऐसे हिंदी में कहते हैं सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा। ठीक, इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन से अंतरिक्ष के केंद्र में जो है पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित करना था। ठीक है, किया गया था। EOS-09 क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। EOS-09 ठीक, ये पृथ्वी का पर्यवेक्षण करने वाला अत्याधुनिक सैटेलाइट है, यानी पूरा का पूरा जो है देख रेख करेगा। और इसमें सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी सार तकनीक से ये लैस है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग के लिए जो है निरंतर विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना। यह सैटेलाइट किसी भी मौसम में काम करता, दिन हो या रात हो। ये हाई रेजोल्यूशन में तस्वीरें ले सकता है पृथ्वी की। PSLV के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। यह इसरो द्वारा विकसित मतलब भारत का तीसरा पीढ़ी का सबसे अच्छा जो है प्रक्षेपण यान है। यह 4 चरणों वाला रॉकेट है। यह भारत का पहला प्रक्षेपण यान है जिसमें तरल ईंधन चरण जो है शामिल है। इसका पहला सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में हुआ था। ठीक है, 1993 वाला तो हमारा ये हो गया था, फेल हो गया था, फिर 1994 में हुआ था। ठीक है, और तब से लेके इसकी लगातार सफलता रही थी। इसरो का जो है इसी सफलता के कारण इसरो को वर्क हाउस कहा जाता है, वर्क हाउस। ठीक, यह पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी लोअर ऑर्बिट जो ऑर्बिट होता है, अर्थ ऑर्बिट होता है, भूतुल्यकालिक कक्षा जिसको जियो सिंक्रोनस कहते हैं, और भू स्थिर ठीक है जियो स्टेशनरी कहते हैं, उस कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इसने चंद्रयान 1 यानी 2018 और मंगलयान 2013 ठीक जैसे प्रमुख मिशनों को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। ठीक, यह जो विफलता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसरो इससे बहुत कुछ सीखेगा और भविष्य में जो है बड़े कारनामे करके दिखाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टिक को खाने वाला बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एरोगिनोसा। ठीक, तो आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बता देता हूं। हमारे अस्पतालों में पाया जाने वाला एक आम बैक्टीरिया प्लास्टिक को भी खा सकता है। जी हाँ, एक नए शोध में पाया गया है कि स्यूडोमोनास एरोगिनोसा नामक जो बैक्टीरिया है मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक जैसे टांके इम्प्लांट में इस्तेमाल होने वाला जो प्लास्टिक होता है उसको नष्ट कर सकता है। ठीक है, शोध में क्या पाया गया कि वैज्ञानिकों ने स्यूडोमोनास एरोगिनोसा की एक किस्म से क्या किया, PAP1 नामक एंजाइम को अलग कर लिया। ठीक है, और उसको जो है मतलब 7 दिनों के लिए छोड़ दिया एक नमूने पे। वहां जो क्या हुआ कि 78% उस नमूना का जो है प्लास्टिक का क्या किया, इस बैक्टीरिया के एंजाइम ने पिघला दिया, विघटन कर दिया। ठीक, स्यूडोमोनास एरोगिनोसा के बारे में भी जान लेते हैं। यह बैक्टीरिया भारत में 10% ठीक 10% से 30% ठीक अस्पतालों से होने वाले संक्रमणों के लिए जिम्मेदार होता है। यह आमतौर मिट्टी पानी में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया शरीर में खून, फेफड़े, निमोनिया ठीक है मूत्र मार्ग या सर्जरी के बाद अन्य भागों से संक्रमण कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह प्लास्टिक को अपने एकमात्र भोजन स्रोत के रूप में उपयोग करता है। यह खोज प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए एक नई उम्मीद है। ठीक है, प्लास्टिक को अगर खत्म कर देता है तो हम प्लास्टिक जैसे प्रदूषण से लड़ सकते हैं। ठीक है, खासकर मेडिकल कचरे से निपटने में भी हमारी मदद कर सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025। इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता दबदबा पर्यावरण के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ठीक इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस कहते हैं या एजेंसी कहते हैं। ठीक, खैर इसने जो है ग्लोबल EV आउटलुक 2025 जारी किया है। जो देखिए ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल EV आउटलुक 2025 किसने जारी किया है? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। ठीक है, पूछ सकता है। जो इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EVs के बढ़ते प्रचलन को दर्शाता है। आउटलुक के मुख्य बिंदु क्या है? परिवहन में EV की हिस्सेदारी 2024 में वैश्विक स्तर पर बिकने वाली प्रत्येक 4 में से 1 कार जो है इलेक्ट्रिक थी। चीन सबसे आगे, विश्व में लगभग 50% ठीक है 50% जो है इलेक्ट्रिक कारें चीन में बिकती है। इस तरह चीन सबसे आगे है। नए ग्रोथ हब एशिया और लैटिन अमेरिका विशेषकर थाईलैंड, वियतनाम, ब्राजील जो है EVs के ग्रोथ हब के रूप में उभर रहे हैं। भविष्य का अनुमान क्या है? कई अनिश्चितताओं के बावजूद विश्व में बिकने वाली कुल कारों में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 40% हो गई है पूरे विश्व में। ठीक है, उससे भी अधिक पहुंचने का अनुमान है। निर्माण में चीन का दबदबा सबसे आगे है। चीन EVs के उत्पादन में विश्व में अग्रणी बना हुआ है। विश्व में 70% से अधिक जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन बनाता है? चीन बनाता है। ठीक है,
ईवीज का उपयोग जो है उत्पादन जो है वो चीन में होता है। 2 पहिया 3 पहिया वाहन ये 2024 में सबसे अधिक विद्युतीकृत परिवहन क्षेत्र था। भारत का रिकॉर्ड क्या है? भारत वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक 3 पहिया, ठीक है, 3 पहिया जो है उसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा तेज वृद्धि दर्ज कर रहा है। वर्ष 2024 में 20% वार्षिक वृद्धि दर्ज थी, ठीक है। इसमें PME ड्राइव योजना जो है, समझ गए, उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। यह दर्शाता है कि दुनिया तेजी से स्वच्छ परिवहन की ओर बढ़ रहा है। चलिए अगली टॉपिक पे बात करते हैं। 3 आंखों वाली छोटी समुद्री शिकारी प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम है मोसुरा फेंटोनी, ठीक है, मोसुरा फेंटोनी। विश्व में विज्ञान जगत से एक बहुत ही रोमांचक खबर है। वैज्ञानिकों ने मोसुरा फेंटोनी नामक जो है एक 3 आंख वाली मछली यानी छोटी वाली समुद्री शिकारी प्रजाति की खोज की है, मछली की खोज की है, ठीक है। इसे सी मोथ भी कहा जाता है, उपनाम है इसका। यह प्रजाति आज से लगभग 50.6 करोड़ साल पहले, 50.6 करोड़, ठीक है, CR साल पहले महासागरों में पाई जाती थी। मोसुरा फेंटोनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह समुद्री जीवों के एक प्राचीन समूह रेडियोडाउंट्स, ठीक, से संबंधित है, ठीक, रेडियोडाउंट्स, ठीक। और ये कीट, मकड़ी और केकड़े से संबंधित मानी जाती है, ठीक है, ये उसी की प्रजाति मानी जाती है। और इस प्रजाति के पास कीटों या फिर मतलब केकड़ों जैसे जोरों वाले ज्वाइंट क्लाउज थे, ठीक है, पंजे थे, ठीक, ये देख रहे हैं आप, समझ गए। प्राप्त जीवाश्म से यानी इनकी हड्डियों से पता चलता है कि इनके शरीर में 16 खंड होते हैं, ठीक है, ये 16 खंड, ठीक, 16 खंड होते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं इसको। और गल्फरे, ग्रिल्स भी थे, ठीक, इनके मतलब ग्रिल था यानी ये पानी के अंदर सांस ले सकते थे, ठीक है, तो मतलब बेहतर तरीके से सांस ले सकते हैं। आकार इनका जो है, इनका आकार मानव की एक उंगली के बराबर है, मतलब आपकी एक उंगली जितनी ये बड़ी है, ठीक। और इसका महत्व क्या है? इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि ये समुद्री जीव कैसे साधारण कीट जैसे शरीर से विकसित होकर अधिक जटिल रूपों में बदल गए हैं। यह विकास के इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स के लैंड पोर्ट से आयात पर रोक लगा दी है। क्यों रोक लगाई है उसके बारे में जानते हैं। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स के लैंड पोर्ट से आयात पर रोक लगा दी। यह फैसला विदेश व्यापार यानी विकास और विनिमय अधिनियम 1992 के तहत लिया गया, ठीक है, 1992 का जो अधिनियम है उसके तहत लिया गया है, ठीक है। जो हमारे पास अधिकार है, लैंड पोर्ट्स क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए लैंड पोर्ट्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थापित किए गए हैं। यहाँ यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन तथा कस्टम क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है, ऐसे पोर्ट्स पे, ठीक। भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण को लैंड पोर्ट्स के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है। जो बोल रहा हूँ याद रखिएगा, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण को लैंड पोर्ट्स के निर्माण और संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गई। ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। और ये एक वैधानिक संस्था है। भारत में वर्तमान में कितने लैंड्स हैं? ठीक है, लैंड पोर्ट्स हैं 15, ठीक। कुछ प्रमुख लैंड पोर्ट्स जो है वो बता देता हूं, अटारी, अगरतला, दारंग और पेट्रापोल, ये सब जो है प्रमुख लैंड पोर्ट्स है। इस कदम का भारतीय उद्योग पर क्या असर पड़ेगा यह देखना दिलचस्प होगा। आगे अगर कुछ इससे रिलेटेड न्यूज आता है तो उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कैलिफोर्निया की तुलारे झील का 130 साल बाद जो है पुनर्जीवन जो है उसको मिला है। एक बहुत ही कमाल की खबर है, ठीक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित तुलारे झील है जिसको तुलारे लेक कहा जाता है, ठीक है, मतलब तुलारे लेक इंग्लिश में कहते हैं, 130 साल बाद, ठीक है, 130 साल तक ये जो है गंदा रहा, ठीक है। उसके बाद इसका कायाकल्प हो गया, ठीक है, इसको साफ किया गया। यह झील बहुत पहले सूख गई थी, ठीक है। कैसे हुआ ये चमत्कार ये भी देखते हैं। कैलिफोर्निया में 2023 की एटमॉस्फेरिक रिवर परिघटना के कारण तुलारे झील का जो है कायाकल्प हुआ है। एटमॉस्फेरिक रिवर एक ऐसा वायुमंडलीय प्रवाह होता है जो बड़ी मात्रा में नमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जिससे भारी बारिश होती है। जो तुलारे झील है उसके बारे में जान लेते हैं। अब स्थिति क्या है, यह झील संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की सैन
जो आक्वीन घाटी में स्थित है। ठीक है, जो बात बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, अब स्थिति क्या है, झील जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की सैन जोआक्विन घाटी में स्थित है। यह कभी मिसिसिपी नदी के पश्चिम में ताजे जल की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। ठीक है, इस झील को केर्न नदी से जल प्राप्त होता है। वहीं केर्न नदी को दक्षिणी सिएरा नेवादा में हिम नदों से पिघलने वाली जो जल है वहां से मतलब जल प्राप्त होता है। सिंचाई के लिए संरचनाओं के निर्माण के कारण यह झील सूख गई थी। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए टाची योकूट, ठीक है, नामक जनजाति अपने जीवन यापन के लिए इस झील पर ही निर्भर है। ठीक, ये प्रकृति के अद्भुत शक्ति का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा डीएनए का रहस्य, नॉन बी डीएनए। विज्ञान में एक और दिलचस्प खोज जो हुई है, शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया है कि कुछ डीएनए अनुक्रम पारंपरिक डबल हेलिक्स दोहरी कुंडली के अलावा, ठीक है, वैकल्पिक संरचनाएं भी बना सकते हैं। इन वैकल्पिक रूपों को नॉन बी डीएनए कहा जाता है। देख रहे हैं डबल हेलिक्स है। ठीक है, देखिए एक तरफ एडिनिन है, एक तरफ जो है थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन होता है। ठीक, समझ रहे हैं, डबल हेलिक्स, इसको बेस पेयर्स कहते हैं। ठीक है, और एडिनिन थाइमीन एक साथ होते हैं, गुआनिन साइटोसिन एक साथ, इसीलिए इसको डबल हेलिक्स कहा जाता है। और इसको कहा जाता है सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसको, ठीक, समझ गए, सुगर फॉस्फेट बैकबोन। खैर, तो नॉन बी डीएनए क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह किसी भी ऐसी डीएनए संरचना को कहते हैं जो सामान्य दाएं घूमने वाली डबल हेलिक्स बी डीएनए से अलग होती है। इसमें क्रूसीफॉर्म, स्लिप्ड स्ट्रक्चर, ट्रिप्लेक्स, जी क्वाड्रुप्लेक्स यानी जी डीएनए आदि शामिल होते हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है नॉन बी डीएनए को सेलुलर प्रक्रियाओं और जीनोम विकास के विनियम मन से जोड़ा गया है। साथ ही यह आनुवांशिक रोगों और कैंसर से भी संबंध है। इसमें उच्च उत्परिवर्तन दर और अस्थिरता है जो संभावित रूप से विकास एवं आनुवांशिक विकारों से जुड़े डीएनए ब्रेक पॉइंट्स एवं गुणसूत्र पुनर्व्यवस्था का कारण बनती है। यह शोध हमें डीएनए की जटिलता को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो एक तरह का ऐसा डीएनए समझ लीजिए जिसमें उत्परिवर्तन हो जाता है, यानी अचानक परिवर्तन हो जाता है, किसी भी तरह का विकार हो जाता है जो हमारा नॉर्मल डीएनए है उससे थोड़ा अलग है। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जटिल है, समझ में उतना आता नहीं है, लेकिन बार बार आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसके बारे में खुद भी थोड़ा सा जो है सर्च करके पढ़ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन आधारित टीके, नोवावैक्स का कोविड वैक्सीन। ठीक, देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छी खबर यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के FDA ने नोवावैक्स के प्रोटीन आधारित कोविड वैक्सीन नोवैक्सोवीड को मंजूरी दे दी है। ठीक है, प्रोटीन आधारित टीके क्या होते हैं? ये वैक्सीन सब यूनिट वैक्सीन की एक श्रेणी में आते हैं जिसमें पॉलीसैकेराइड वैक्सीन और कंजुगेट वैक्सीन भी शामिल होते हैं। इनमें वायरस के खास प्रोटीन अंश होते हैं जिन्हें इसलिए चुना जाता है क्योंकि वे रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सक्रिय करने में सक्षम होते हैं। इन्हें अक्सर एडजुवेंट नामक एक और पदार्थ के साथ मिलाया जाता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को जो है बढ़ा देता है। ठीक, ये प्रोटीन अंश अपने आप में ही हानि रहित होते हैं। ठीक, और बीमारी नहीं फैला सकते हैं। इनका कोई स्वतंत्र कार्य नहीं होता है। ये कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक और हथियार है, खासकर उन लोगों के लिए जो mRNA टीकों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की लुप्त होती कलाएं और संरक्षण की जरूरत। हमारी संस्कृति और विरासत के लिए चिंताजनक खबर है। आंध्र प्रदेश की कई परंपराएं हैं, लोक कलाएं हैं, जैसे तोलू, बोम्मा लाटा, जोमुकुला पाटा और तपेट्टा गुल्लू, इसके संरक्षण एवं संरक्षक के अभाव में लुप्त होती जा रही है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक कलाएं, ठीक है, आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं मैप में। ठीक, ये रहा, तेलंगाना अब बन गया है, पहले ये दोनों राज्य मिला के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मतलब आंध्र प्रदेश थे, अब आंध्र प्रदेश जो है वो सिर्फ इतना रह गया है। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है वो अमरावती है। ठीक, खैर तो आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख लोक कलाएं हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। तो तोलू बेमलाटा ये 3वीं शताब्दी की छाया पुतली कला है। ठीक है, कला है। ठीक,
इसमें घुमंतु कलाकार जो होते हैं संगीत, कहानी और कर्तव्यों के माध्यम से हिंदी महाकाव्यों का जो मंचन करते हैं। जोमुकुलपाटा, इसमें क्या होता है, इसे 3 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक गायक होता है, पाटकुरु कहते हैं उसको, और 2 व्यक्ति होते हैं, ठीक है, कोरस में उसका साथ देते हैं। यह गांव में विशेष रूप से वंचित समुदायों या मनोरंजन करने वाली परंपरागत विद्या थी, ठीक है, विद्या है, ठीक है, एक तरह की। अब है तपेटा गुल्लू, यह एक पारंपरिक भक्ति नृत्य है जिसमें क्या होता है, चरवाहे देवता गगम्मा और वर्षा देवता को प्रसन्न करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं, निष्पादित करते हैं, ठीक है, और नृत्य करते हैं, ठीक, डांस करते हैं। इसमें कलाकार अपने पैरों में घुंघरू बांध लेते हैं और अपने सीने से बंधे छोटे ड्रम को जो है बजाते हैं, ठीक, और भक्ति के गीत जो है गाते हैं और नृत्य करते हैं, ठीक। पुली वेशालू, ये भी एक कला है। यह कलाकारों द्वारा बाघ के रूप में शरीर पर जो है रंग करके बाघ की तरह पीला रंग लगा लेते हैं शरीर पे, और समूह में, ठीक है, 2-4 लोग जो है इसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक। एक लोकप्रिय नृत्य है, ये भी एक डांस है एक तरह का, ठीक, जिसमें वो शरीर को लयबद्ध ढंग से हिलाते हैं, मतलब सब एक साथ हिलाते हैं अपने शरीर को। यह विजयनगरम की प्रसिद्ध लोक कला है, जब विजयनगर हुआ करता था 14वीं शताब्दी में, ठीक। इन कलाओं को बचाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इनसे रूबरू हो सके, ठीक है। तो विजयनगर की बात आई है तो विजयनगर का हम लोग जो है जरूर डिस्कस करेंगे इतिहास के सेक्शन में, ठीक है, जब हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट टॉपिक है हमारा, न्यू कैलेडोनिया में फिर अशांति हो गई है। फ्रांस का अधीनस्थ क्षेत्र ये कहलाता है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यू जो है कैलेडोनिया है, ठीक। फ्रांस का ये क्षेत्र है, छोटा सा द्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी खबर है, न्यू कैलेडोनिया जो है वहाँ पे अशांति भड़क उठी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हो रहा था निर्वाचन, ठीक है, मतदाता सूची में बदलाव आ गया और राजनीतिक वार्ताओं का जो है वहाँ पे विफल हो गया। इसके कारण जो है वहाँ लोग जो है विफर पड़े और उन्होंने अशांति फैलानी स्टार्ट कर दी, उपद्रव मचाना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले मई 2024 में वहाँ दंगे भी हुए थे। न्यू कैलेडोनिया के बारे में जान लेते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, ईस्ट में है, और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित जो है फ्रांस का एक अधीनस्थ क्षेत्र है। कलेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, अधीनस्थ क्षेत्र को। इसमें न्यू कैलेडोनिया जो है द्वीप शामिल है, जहाँ राजधानी इसका जो है वो नोमिया है, नोमिया, ठीक। इसके अलावा इसमें लॉयल्टी द्वीप भी जो समूह है, अवेलेब द्वीप भी इसी के तहत आता है, ठीक, समझ गए। यह क्षेत्र 1998 के नोमिया समझौते के तहत शासित होता है। न्यू कैलेडोनिया जो है उसकी जनता 2018, 2020, 2021 के 3 जनमत सर्वेक्षणों में स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। हालांकि वहां के देशज जो है कनक जिसको कहते हैं समुदाय की स्वतंत्रता की मांग अब भी जो है प्रबल बनी हुई है फ्रांस के खिलाफ। न्यू कैलेडोनिया के लैगून और प्रवाल भित्तियों वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अत्यंत विविध है। इन्हें 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर भी घोषित किया गया था, ठीक है, उस सूची में शामिल किया गया। यह क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और आने वाले समय में यहाँ और भी राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आशा है आपको ये सारी जानकारी जो है अच्छी लगी होंगी और एक सिस्टमेटिक ढंग में जो है मैंने समझाने की कोशिश की है। आपने कुछ नया सीखा होगा तो आप जरूर बताइए, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। इसी तरह की खबरों को सुनने के लिए और जानने के लिए जुड़े रहिए, ठीक। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक। कमेंट में बताइए अगर कोई आपको दिक्कत है समझने में तो जरूर जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली बार अगले कुछ खबरों के साथ या किसी दिलचस्प कहानी के साथ। हिस्ट्री की कहानी हो सकती है, NCERT का कोई हो सकता है पार्ट लेके आऊं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं।